तो हेलो हेलो, आई होप ऑडियो वीडियो आपको क्लियर होगा। एंड तो वेलकम टू O2N डिजिटल एजुकेशन। एंड जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम क्लास 10th की पूरी फिजिक्स को आपके चैनल पर, इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। और आप यहाँ से क्लास 10th की जो फिजिक्स का रिवीजन है, साइंस सब्जेक्ट में आपका साइंस का पेपर है 25th को, उसमें जो फिजिक्स वाला सेक्शन है, फिजिक्स के सेक्शन में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, टोटल 4 चैप्टर हैं आपके पास: इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, लाइट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको एक एक करके सारे आपको लेक्चर्स यहाँ पे मिलेंगे। आप उससे अपनी लास्ट मिनट रिवीजन को बहुत ही अच्छा और बहुत ही दुरुस्त बना सकते हैं। और इस बात की श्योरिटी है कि आप अगर इतना भी पढ़ के चले जाते हैं, खास करके वैसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है और वो बहुत अगर परेशान है कि सर अब क्या करे, लास्ट मिनट में कैसे क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है। जितना मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अगर उतना भी आप अच्छे से करके समझ के चले जाते हो, है ना, तो आपको वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बिल्कुल डिले ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठेंगे, सारी चीजों को आप नोट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, और उसके बाद आप इसको रिवाइज करेंगे। एंड आप उसके बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बाकी जब आप अपने बुक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आपका जो पहला चैप्टर है दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ध्यान देंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज का। चार्ज का जो सिंबल है वो क्यू है और इसकी यूनिट क्या है, कूलम्ब है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, मैं मेरी कोशिश ये रहेगी मेरी कोशिश ये रहेगी माफ करना, मेरी कोशिश ये होगी कि आपको जो है हर वो इंपॉर्टेंट बात को मैं डिस्कस करते हुए चलूं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जहां पे आप अटकते हो और आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट बातों को बिल्कुल बोर्ड ओरिएंटेड हम लेकर के चलेंगे आप। तो चार्ज की यूनिट कूलम है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज दो टाइप के हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अगर सेम नेचर के चार्ज को हम पास पास रखेंगे तो उनमें रिपल्सन होगा, डिफरेंट नेचर के चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और दूसरी बात, नेक्स्ट, जैसे अगर ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर को आपने बैटरी से कनेक्ट किया, जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे तो कंडक्टर के पॉजिटिव, ये आपका ये वाला टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एकुमुलेट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज एकुमुलेट होगी, और पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसके अंदर जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको, वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे पॉजिटिव की तरफ, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो करंट क्या है, करंट को हमने बोला है दिस इज द डायरेक्शनल रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या है ये, दिस इज डायरेक्शनल रेट ऑफ फ्लो सॉरी, इट इज डायरेक्शनल रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड करंट। डायरेक्शनल रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड करंट। सो करंट कैसे फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, बट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की डायरेक्शन में। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। सर करंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है, आंसर है नो। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। आप करंट को अलजेब्रिकली ऐड करते हो, जैसे मान लो इधर से करंट आई 1 एम्पियर की, इधर से करंट आई 2 एम्पियर की, तो कितनी करंट गई, 3 एम्पियर। तो आपने इसको अलजेब्रिक, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एडिशन। तो करंट कैसा क्वांटिटी है, आप स्केलर बोल सकते हैं या फिर आप टेंसर बोल सकते हैं। नेक्स्ट, तो ऐसा यूनिट एम्पियर हो गई। आपका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू इक्वल टू आई टी, और एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है क्यू इक्वल टू एन ई। जब दोनों तरफ एल एच एस इक्वल है तो आप आर एच एस को कंपेयर करोगे, तो आई इंटू टी इक्वल टू एन इंटू ई, सो आई इक्वल टू एन इंटू ई बाई टी। नेक्स्ट,
उसके बाद हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? तो मान लो कि कोई चार्ज जो है इस पॉइंट पे रखा हुआ है, तो अगर हमें चार्ज को y से उठा करके x पे ले जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को, एक कूलम का चार्ज को इस जगह से इस जगह तक y से x तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है, उसी वर्क को हमने, उस वर्क को करने में हमारी एनर्जी कंज्यूम हुई है। ठीक है, तो इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। और उसको करने में जो वर्क हुआ है, W इक्वल टू, इक्वेशन फेमस है, W इक्वल टू क्यू इंटू वी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होगा? वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो काफी लार्ज वैल्यू होती है, वेरी हाई वैल्यू, लाइक 2999 1999 ओम, इस रेंज में होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं आर्म मीटर। आर्म मीटर को हम वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और आर्म मीटर की जो आइडियल रेजिस्टेंस है वो जीरो होती है, बट प्रैक्टिकली जीरो की जगह बहुत ही स्मॉल वैल्यू हम लेते हैं, लाइक 0.001 0.002, इस टाइप से कुछ इसकी वैल्यू होती है। करंट ऑलवेज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, बट इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। अब अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे जो ये क्या है, दिस इज सेल। सेल क्या होता है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। एसआई यूनिट क्या है? ओम है। अगर ये आपके पास वायर है, इसकी रेजिस्टेंस है आर, तो यहां से इसमें अगर करंट जा रही है, तो ध्यान देना, जब भी किसी वायर, जब भी किसी वायर में करंट एंटर करती है तो आप प्लस लेते हो, और जब करंट वहां से लीव करती है तो आप वहां पे माइनस लगाते हो। यहाँ से करंट एंटर किया प्लस, यहाँ से लीव किया माइनस। एंड इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, तो ये रिलेशन अभी हमने देखा था Q इक्वल टू आई टी का, एंड W इक्वल टू क्यू इंटू वी का। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ है L, इसमें करंट फ्लो कर रही है I, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, तो काफी फेमस इक्वेशन है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो यानी कि रेजिस्टिविटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टर के लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? क्रॉस सेक्शन एरिया के। जो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? तो रेजिस्टेंस जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला है आपका L, दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर। इसमें आपका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के। और जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस आपका क्या होता है? बढ़ता है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या होती है? इंक्रीज करती है। अच्छा, इसमें जो रेजिस्टिविटी है, इसमें जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे रेजिस्टिविटी को चेंज करना है, तो रेजिस्टिविटी कब तक नहीं बदलेगी? जब तक मटेरियल नहीं बदलेगा। आप उसकी ज्योमेट्री में कुछ भी चेंज करते रहो, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको रेजिस्टिविटी को चेंज करना है तो उसके लिए आपको मटेरियल को बदलना पड़ेगा। सपोज करो अगर एक वायर कॉपर की है, उसके लेंथ में कुछ चेंज कर दो, क्रॉस सेक्शन एरिया में कुछ चेंज कर दो, है ना, वायर को स्ट्रेच कर दो, कंप्रेस कर दो, और उसकी वजह से कोई भी फर्क रेजिस्टिविटी पे नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर वहीं पे किसी ने कॉपर की वायर थी और बाद में उसने एल्यूमिनियम का वायर कर दिया या कोई और मेटल ले लिया, तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। यानी कि रेजिस्टिविटी दो ही चीज पे बदलेगी, या तो आप टेम्परेचर बदल दो या फिर आप मटेरियल को ही बदल दो, अदरवाइज रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी आपकी। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ठीक है, और इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मेटल और एलॉय जो होते हैं उनका जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो काफी लो होती है। तो मेटल्स एंड एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी वैल्यू होती है वो लो होती है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम का हम यूज कहां पे करते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन लाइन, एंड इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी हाई होती है। अच्छा, मेटल और एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू लो होती है,
इसका मतलब ये है कि दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए आपका मेटल या फिर आपका जो एलवाई है, दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ओम्स लॉ पे आते हैं। ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, अगर कंडक्टर में जो कंडक्टर, जब मान लो कि कोई कंडक्टर है आपके पास, तो कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करती है। तो वो जो करंट फ्लो करता है, दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। और उस समय हम फिजिकल पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हैं, स्पेशली टेम्परेचर को, कीप टेम्परेचर कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो यहाँ पे 1/r आता है, I इक्वल टू 1/r इंटू वी। 1/r को हम क्या बोलते हैं, 1/r जो है ये बेसिकली कंडक्टेंस होता है G, सो I इक्वल टू जी भी आप बोल सकते हो। इसी R को जब इधर लेके जाते हो लेफ्ट हैंड साइड में तो IR इक्वल टू V, और इसी को आप बार बार पढ़ते हो V इक्वल टू आई आर, इसी को आप बार बार क्या पढ़ते हो, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को देखें, अगर हम करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ को प्लॉट करें तो लेट मी कंपेयर विद द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आपने यहाँ पे इंटरसेप्ट तो जीरो है, चूंकि c की वैल्यू जीरो है। आपने y एक्सिस पे क्या लिया है, करंट लिया है, और x एक्सिस पे क्या लिया है, वोल्टेज। तो अगर इससे आप कंपेयर करोगे तो जो स्लोप है इसका tan थीटा वो कितना है, 1/r है। यहां से आप देखो y, this is y, this is x and this 1/r is the m। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो स्लोप है वो कितना है, 1/r है। दूसरा, अगर हम वहीं पे अगर हम v और i के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं, अगर आप इससे कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो y एक्सिस पे वोल्टेज है, x एक्सिस पे करंट है, तो स्लोप क्या दे देगा, रेजिस्टेंस। ठीक, दूसरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है कि यहाँ पे आपने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को रखा है जिसको आप बैटरी बोल रहे हो, यहाँ से आपने स्विच को कनेक्ट किया, ये आपका की है, ये आपका की है, ये रजिस्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आपने वोल्ट मीटर लगाया है। ठीक है, यहाँ के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हो रही है, अमीटर उसको सेंस कर रहा है और ये फिर करंट जा रही है। अब ये भी हो सकता है कि मान लो तुम इसको यहाँ ज्वाइन करो या यहाँ से कनेक्ट करो या यहाँ से करो या यहाँ से करो, जो V/I का रेशियो होगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसीलिए आपका ग्राफ कैसा होता है, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। नेक्स्ट, नाउ वी गो टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन दो टाइप के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपका कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो दो या दो से अधिक रजिस्टर अगर सीरीज में लगा हुआ है और अगर आप उसको मेटालिक वायर से कनेक्ट करते हो, जब आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो तो एक करंट फ्लो करती है, और वो करंट मतलब उस पूरे थ्रू आउट द सर्किट सेम करंट फ्लो करती है, लेकिन हर जगह का चूंकि रेजिस्टेंस अलग है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस रजिस्टर के अक्रॉस वो क्या होता है, आई इंटू आर। तो जैसे मान लो तीन वायर है, R1 R2 और R3, तो I इंटू R1, I इंटू R2 और I इंटू R3। तो अगर आप इसका देखोगे तो कितना होगा, दिस इज I इंटू R1, I इंटू R2 और I इंटू R3। ठीक है, तो सीरीज में अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो गया सीरीज में, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn तक। इसकी खास बात क्या है कि थ्रू आउट द सर्किट करंट सेम होगा, पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होगा, और अगर आप इन तीनों पोटेंशियल को ऐड करोगे V1 V2 V3 जो कि तीनों वायर के क्रॉस है, उनका सम कितना होगा, V। उसी तरीके से अगर मान लो कि आपके पास n नंबर ऑफ वायर है और सबका रेजिस्टेंस R है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, दिस इज n इंटू R। अब वैसे समझ लो कि मान लो तुम्हारे पास 4 वायर है, सबका रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, या तो तुम 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करो तब भी 8 हुआ, या तुम सीधा कर दो 2 इंटू 4 तब भी कितना हुआ, 8 हुआ। तो उस सेंस में R इक्विवेलेंट इज n इंटू R। नाउ वी कम टू द पैरेलल। पैरेलल में आपका क्या है बेटा, तीन रजिस्टर कनेक्टेड है, यहाँ पे तीन से अधिक भी हो सकते थे, R1 R2 R3 आपने वायर से कनेक्ट किया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V, यहाँ से करंट निकला I। जब करंट इस जगह पे पहुंचा तो उसको तीन अलग अलग रास्ते दिखे, कुछ करंट इधर चला गया, कुछ इसमें चला गया और कुछ इसमें आ गया, फिर तीनों करंट वापस घूम करके यहाँ पे आ गए, तीनों को जब ऐड किया तो वापस करंट I मिला और इसको वापस कितना मिल गया, I।
तो पैरेलल में आप आर इक्विवेलेंट निकालते हो, 1/r इक्विवेलेंट इज 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन 1/rn। आफ्टर सॉल्विंग ऐसा कई बार गलती हो जाता है कि आप 1/r इक्विवेलेंट निकालते हो और आप वहीं पे छोड़ देते हो, जबकि क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट पूछा होता है। तो आर इक्विवेलेंट के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल में पैरेलल में सेम चीज क्या है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा अक्रॉस ईच वायर, बट करंट जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा इन ईच वायर। इसमें करंट अलग, इसमें अलग और इसमें अलग, तीनों को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो जो आई होगा वो i1 प्लस i2 प्लस i3 के बराबर होगा, ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज ये है कि चूंकि सब में सेम करंट जा रही है, तो अगर एक डिवाइस फेल होता है तो सारे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, इसमें सीरीज कनेक्शन में। जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता, पैरेलल में क्या होता है, अगर एक डिवाइस फेल हो गया तो बाकी के ऑपरेटिंग कंडीशन में रहेंगे, वो स्टैंड बाई में पड़े रहते हैं, ऑपरेटिंग कंडीशन में होते हैं, क्योंकि सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, और करंट का डिमांड अलग अलग है। तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लायंसेज नीड्स डिफरेंट डिफरेंट करंट। जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर भी है, एसी भी है, कूलर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, फैन भी है, और मोबाइल भी चार्ज करो, सबको अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जबकि सीरीज में, जैसे इसका एग्जांपल है, जो आपके दिवाली वाली लाइट होती है, उसमें अगर एक फ्यूज होता है तो पूरी वो लड़ी खराब हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो सीरीज में है और सब में सेम करंट जा रही है। नाउ अगर आपके पास, देखो बेटा, अगर आपके पास पैरेलल में, डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास दो वायर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो आप सीधा सीधा आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो प्रोडक्ट बाय सम से, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। सर अगर तीन वायर हो गया तो क्या करेंगे, अगर तीन वायर पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट इज R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय टेकिंग टू एट ए टाइम, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। एंड अगर मान लो इन नंबर ऑफ वायर पैरेलल में कनेक्टेड है, सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R बाई N। सपोज करो आपके पास 10 वायर है, सबका रेजिस्टेंस 2 ओम है और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सर, या तो हम 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 10 बार करें, या सीधा सीधा आर इक्विवेलेंट इज R डिवाइडेड बाई N, वेयर N इज द नंबर ऑफ वायर्स। यहां भी जो N था वो क्या था, नंबर ऑफ वायर्स था। नेक्स्ट नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट सिंबल, जैसा ये आपके मैच द कॉलम में पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, प्लग की और स्विच ओपन है तो इस तरीके का, अगर प्लग की और स्विच क्लोज्ड है तो ये हो गया। ज्वाइंट वायर में ऐसा है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट है तो आप इसको ऊपर से क्रॉस ओवर करा दो। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये है रेजिस्टर और रेजिस्टेंस दिस वन। वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही हम रिहोस्टेट भी बोलते हैं, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। आर्म मीटर इज लाइक दिस एंड वोल्ट मीटर इज दिस। नाउ वी कम टू द इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या है, आप ऐसे समझो, जो आपका पावर होता है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, वर्क ही एनर्जी होती है, दिस इज आल्सो एनर्जी पर यूनिट टाइम। वर्क डन इज आल्सो रिटन एज क्यू इनटू वी बाई टी, है ना। और ये जो v बाई टी है, जो q बाई टी है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, डायरेक्शनल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो p इक्वल टू q बाई टी को I बोल दो, और v यहीं से आपका आ गया p इक्वल टू v इंटू आई। इलेक्ट्रिकल पावर को हम वॉट में मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इसी में, इस p इक्वल टू वी आई में अगर v को आई आर सब्सटीट्यूट कर दो तो एक इक्वेशन आपकी पावर की और बन जाती है, दिस इज आई स्क्वायर आर। दूसरा, अगर इसी में हम v इक्वल टू आई आर है, अगर हम i की जगह पे v बाई आर रख दे p इक्वल टू वी आई में, तो हमारा दूसरा इक्वेशन बन जाता है p इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अगर ये वायर है, यहां से करंट एंटर किया तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लीव किया तो यहाँ पे माइनस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है v। उसी चीज को मैंने लिख दिया, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, and rate at which electrical energy is consumed is called power. This is the energy per unit time. Now we come to the electrical energy. Electrical energy जो है उसको सप्लाई कौन कर रहा है, सेल सप्लाई कर रहा है, इट इज सप्लाइड बाय द सेल एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। बट जनरली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं किलोवाट आवर में। आपके घर में जो बिजली का बिल आता होगा, आप कभी उसको उठा के देखना, वो किस में होता है, किलोवाट आवर में लिखा होता है। और किलोवाट आवर को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, दिस इज आल्सो एनर्जी पर यूनिट टाइम। और एक सवाल इसमें आता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन वाला जो प्रॉब्लम आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के कैलकुलेशन वाला जो प्रॉब्लम आता है, उसको करने का जो सबसे सिंपल और आसान तरीका है कि कितना बिल पे करना है,
तो बिल इज इक्वल टू होता है कितना आपने यूनिट कंज्यूम्ड किया मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। और जो कितना यूनिट कंज्यूम किया ये कैसे पता करेंगे, तो एक यूनिट का मतलब होता है कि आपने 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर ली। सो 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट आवर। तो जितनी एनर्जी कंज्यूम की हो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। नेक्स्ट 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 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसमें आपका जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, जो रेजिस्टर के क्रॉस करंट फ्लो कर रही है उसके थ्रू, एंड प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कि करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम जानकारी LY के बारे में लेंगे। LY की रेजिस्टिविटी हाई होती है इसलिए हीट बढ़ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है और ये इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में देखेंगे। इसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, बिकॉज इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है और ये बहुत ज्यादा एनर्जी जो है हीट के रूप में डिसिपिएट कर देता है। और हम ऐसा बोलते हैं कि जो 90% एनर्जी है वो हीट में कंज्यूम हो जाती है, हीट डिसिपिएशन में चली जाती है, और सिर्फ 10% ही लाइट के रूप में हमें मिलती है। ठीक है, और दूसरा सवाल बल्ब वाले में, मान लो आपका एक बल्ब ऐसे है, दो बल्ब हैं सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों सेम सोर्स से कनेक्टेड है। लेट अस सपोज दिस इज 230 वोल्ट से दोनों कनेक्टेड है। ये बल्ब B1 है, ये बल्ब B2 है, इसके अक्रॉस पावर P1 है, इसकी पावर रेटिंग P2 है। तो अगर दोनों सेम है, मान लो ये 40 वाट है और ये 60 वाट है, दो अलग अलग रेटिंग के बल्ब सेम सोर्स से कनेक्टेड है, तो सवाल पूछता है कौन सा बल्ब फास्ट ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो सीरीज में ध्यान रखना जिसकी पावर रेटिंग कम है वो ज्यादा ग्लो करेगा, बिकॉज P इज इक्वल टू I स्क्वायर, R है सीरीज के केस में। दूसरा, अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दें, दोनों बल्ब को अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दें और दोनों का सोर्स सेम है, मान लो 230 वोल्ट से दोनों बल्ब कनेक्टेड है और एक की पावर रेटिंग 40 वाट है, एक की पावर रेटिंग 60 वाट है, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, वो 60 वाट वाला करेगा। तो इसमें ध्यान रखना पैरेलल में जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा है वो ज्यादा ग्लो करेगा इन कंपैरिजन टू दिस, और यहाँ पे जिसकी पावर रेटिंग कम है वो ज्यादा ग्लो करेगा। लेकिन दोनों के इस वाले टेक्निक के पीछे कंडीशन क्या है कि दोनों का मतलब ये दोनों बल्ब सेम सोर्स से कनेक्टेड है, यहाँ भी ये दोनों सेम सोर्स से कनेक्टेड है। यहाँ पे इसकी वजह है P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R की कंडीशन पैरेलल है। Now, electrical safety device or electrical fuse, it is used to prevent the short circuit. Fuse wire has low melt, ये सब इंपॉर्टेंट बात है। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। हम फ्यूज वायर को हमेशा एप्लियंसेस के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि जैसे ही रिक्वायरमेंट से ज्यादा करंट उसके पास जाए तो वो मेल्ट कर जाए, सर्किट ट्रिप कर जाए और आपकी अप्लियंसेस जो है वो खराब होने से बच जाए। फ्यूज वायर किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, टीन, आयरन। इसमें से कोई भी ऑप्शन मिलता है, कोई भी दो कॉम्बिनेशन वाले ऑप्शन आते हैं, आप उसको टिक कर देंगे एमसीक्यू में। फ्यूज वायर किससे बना होता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, टीन, आयरन। एंड जो रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना करंट की रिक्वायरमेंट है। फ्यूज वायर की रेटिंग का मतलब है मैक्सिमम करंट। तो आई होप कि इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ऑलमोस्ट मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश की जहां से आपके सवाल आते हैं। ठीक है, तो आई विश यू गुड लक, है ना। और लक से ज्यादा प्रैक्टिस पे भरोसा किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना अच्छा आपका आंसर फ्रेमिंग होगा, उतना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आता सब कुछ है बट आंसर राइटिंग की स्किल नहीं होती है, वो आंसर को फ्रेम नहीं कर पाते हैं। तो फिजिक्स में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है? कि फिजिक्स में या मैथमेटिक्स के पेपर में, या जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के पेपर में ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर जो है लैंग्वेज और लिटरेचर के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। आप अपनी इमोशन को मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, सर्किट के थ्रू, डेटा के थ्रू आप एग्जामिनर को अपनी इमोशन व्यक्त कर सकते हैं। आप अपने इमोशन को अपने एग्जामिनर तक सेंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, सो बने रहिए इस चैनल पे। आपको मैग्नेट, लाइट, ह्यूमन आई, इन सब के भी रिवीजन वीडियो मिलेंगे। आप उसको अच्छे से तैयार कीजिए। आप अपने PYQ को सॉल्व भी कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन बनेंगे।
Okay, so I wish you all the best. Okay, so signing off.